Hello everyone. Very good morning to all of you. I welcome you all to this live session. Myself Rekha Kumari. I am an assistant professor at SPS College of Law Rohtak. I am here to present a lecture on Indian contract law and my topic of discussion is essential of a valid contract. So let's start with the discussion. Generally a question has been asked in examination, that is define contract and state the essential element of a contract. So first of all, we need to understand what is contract. What is contract and how it's been formed. सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, होता क्या है. इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 2 क्लोज H of Indian Contract Act talks about the definition of contract. Before that, I would like to share the definition of Pulak. According to Pulak, every agreement and promise which has enforceability at law is a contract. Our Indian contract law has been the definition of definition of the contract is based on the definition of Pulak. Now, what the definition says as per the Indian contract law, section 2 clause H of Indian Contract Act says that every agreement which is enforceable by law is a contract. That means contract कब बन सकता है? We require 2 points as per the definition. One is agreement and another is enforceability by law. Means agreement plus enforceability by law is equal to a contract. ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जब एग्रीमेंट को एनफोर्सिबिलिटी मिल जाती है लॉ की. राइट. अब बात करते हैं कि डेफिनेशन हमने जाना अब तक कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म क्या होता है एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है, दैट इज इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक कोट दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक कोट है, दैट इज all contracts are agreement but all agreements are not contract. That means हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकता है लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता. रीजन बिहाइंड दिस इज to make a contract a valid contract, an agreement should be a valid agreement. Agreement could be void, valid, voidable. Unless until agreement valid नहीं होता है तब तक contract form नहीं हो सकता है. तो contract की formation के लिए what is required is the agreement must be a valid agreement. Now moving ahead to the essential of a contract. अगर हम बात करें, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इसेंशियल एलिमेंट इज ए वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ. क्या होता है कि जब तक हम इसेंशियलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझ लेंगे, तब तक हम बाकी के कॉन्ट्रैक्ट को भी नहीं समझ पाएंगे. वी नीड टू अंडरस्टैंड द जनरल और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओनली देन वी कैन अंडरस्टैंड द स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं. नाउ हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर्म ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम वहाँ क्या पाते हैं, वी कैन फाउंड द एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 10 क्या कहता है, हमें ये जानना होगा. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेयर लैंग्वेज ऑफ द एक्ट, व्हाट सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट. एज पर द टर्म्स ऑफ सेक्शन 10, व्हाट इट सेज, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट if they are made by free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and not expressly declared void by law. We can find out 6 important elements from this section 10 of Indian Contract Act. हमें 6 ऐसे कंटेंट मिल जाते हैं जो बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे फॉर्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट इनसे बनेगा और इसके यही इसेंशियल एलिमेंट है. विदाउट दिस कंटेंट, विदाउट दिस एलिमेंट्स ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी मेड आउट. तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं.
कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए जो पहला जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा, जो इसेंशियल एलिमेंट होगा एज पर सेक्शन 10, वो है एग्रीमेंट। जैसा कि टर्म्स में पहले ही कहा गया है, एज पर द टर्म्स ऑफ सेक्शन 10, उसमें बताया गया कि एग्रीमेंट मस्ट बी देयर, विदाउट एग्रीमेंट देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट होना जरूरी है। नाउ द क्वेश्चन केम, व्हाट इज एन एग्रीमेंट? Agreement is something when two parties agreeing upon something in same sense. एग्रीमेंट में क्या होता है, अगर हम सिंपल भाषा में समझे, एग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक तरफ ऑफर होता है, दूसरी तरफ एक्सेप्टेंस होता है। फॉर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बिफोर दैट वी रिक्वायर टू पार्टीज, दो पार्टी होनी चाहिए। वन इज प्रोमिसर, दोज हु द पर्सन हु ऑफर, और इसे हम ऑफरर भी कह सकते हैं। एंड द अनदर पर्सन वुड बी प्रोमिसी, जिसे हम एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करता है प्रॉमिस को, ऑफर को, वो एक्सेप्टर माना जाएगा और प्रोमिसी भी कहते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 क्लोज A deals with offer, सेक्शन 2 क्लोज B talks about acceptance। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दो चीजें मिल जाती हैं तो एक प्रॉमिस फॉर्म हो जाता है, एक प्रॉमिस बनता है। और जब प्रॉमिस किसी कंसिडरेशन के साथ अटैच हो जाए तो वो बन जाता है एक एग्रीमेंट। सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज एग्रीमेंट। लेकिन अब बात करते हैं डेफिनेशन के हिसाब से एग्रीमेंट कहाँ दिया गया। एज पर द डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज E of Indian Contract Act, which says every promise and set of promise forming consideration for each other is an agreement। अब इस लैंग्वेज को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं और तब समझते हैं एग्रीमेंट क्या है। सेक्शन कहता है एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस। हमारे पास एक प्रॉमिस होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, प्रॉमिस कब बना? जब ऑफर और एक्सेप्टेंस की मंजूरी हो जाती है बाय प्रॉमिस एंड प्रोमिसी, तो दोनों के बीच में एक प्रॉमिस फॉर्म हो जाता है, एक प्रॉमिस क्रिएट हो जाता है। तो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस हो गया। नाउ इट सेज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसीडरेशन। अब इनके बीच में एक और फैक्टर्स आ रहा है, वो है कंसीडरेशन का। जब कंसीडरेशन अटैच हो जाती है प्रॉमिस के साथ, दैट अमाउंट्स टू एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है। अंडरस्टूड? नाउ अगेन द क्वेश्चन कम, व्हाट इज कंसीडरेशन इन दिस एग्रीमेंट? कंसीडरेशन इन ए टेक्निकल टर्म्स मीन्स समथिंग इन रिटर्न। किसी प्रपोजल के बदले, किसी प्रॉमिस के बदले में कुछ देना, वो कंसीडरेशन अमाउंट होता है। देयर इज ए मैक्सिम विच डील्स विद द कंसीडरेशन वर्ड, दैट इज क्यूड प्रो क्यू, जो इसे डील करती है, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन में हम, कंसीडरेशन कुड बी ऑफ एनी टाइप, इट कुड बी in the sense of price, it could be formed in any way, price, money, or it could be made by the parties by act or absistence। तो कंसिडरेशन किसी भी वे में दी जा सकती है। तो एग्रीमेंट हमने समझा कि कंसिडरेशन और सेट ऑफ प्रॉमिस से मिलके ही एक एग्रीमेंट फॉर्म होता है। और बिफोर दैट वी रिक्वायर्ड टू पार्टीज, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, और प्रोमिसर प्रॉमिस से बना हमारा एक प्रॉमिस, और प्रॉमिस को जब हम लोग अटैच कर देते एक कंसीडरेशन के साथ, तो बन गया हमारा एक एग्रीमेंट। और अगर कानून की भाषा में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो जब एग्रीमेंट को एनफोर्सिबिलिटी मिल जाती है एज पर 2H ऑफ द एक्ट, तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज द स्मॉल चेंज वेर यू कैन अंडरस्टैंड इन ए वेरी सिंपल वे कि एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू ऑफर से अगर हम स्टार्ट करते हैं, एट द एंड एक एग्रीमेंट पे जाके रुकता है, एक वैलिड एग्रीमेंट पे जाके रुकता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। दिस इज एग्रीमेंट इज द फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10। हमारे सेक्शन 10 में हमें 6 ऐसे कंटेंट मिले, 6 ऐसे पॉइंट मिले हैं जो बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है और क्या होता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े, सेकेंड पॉइंट इज एज पर द सेक्शन 10 एलिमेंट्स का, वो है फ्री कंसेंट।
जब तक कि कंसेंट फ्री नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता. वी रिक्वायर्ड ए कंसेंट मस्ट बी फ्री टू फॉर्म एन एग्रीमेंट. दोनों पार्टीज की, प्रोमिसर और प्रोमिसी, बोथ द पार्टीज शुड एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट विद ए फ्री कंसेंट. Consent must not be given under any compulsion, any influence, any pressure. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ की, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोविजन एज वेल एज साइमल्टेनियसली, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वाया लीगल प्रोविजन एज वेल, कि कॉन्ट्रैक्ट से डील करते एसेंशियल एलिमेंट के साथ साथ कि क्या क्या ऐसे प्रोविजन कानून में भी दिए गए हैं जो इन पॉइंट इसके बारे में बताते हैं, एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं. कंपैरेटिव हम स्टडी करेंगे. फ्री कंसेंट का जिक्र आया है. फ्री कंसेंट कहता है कि जब भी एग्रीमेंट में जब पार्टीज एंटर करती हैं उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए. दैट मीन्स उनके ऊपर कोई प्रेशर या दबाव नहीं होना चाहिए. ऐसे में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विसिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट. एज पर द एक्ट हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स वहां मिलते हैं एक्ट में, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेक्शन 15 to 19, जो ये बताते हैं अगर जब तक वो फैक्टर्स वहां मौजूद रहेंगे एग्रीमेंट में, एक कंसेंट फ्री नहीं हो सकती है. सो वी कैन गो थ्रू दैट एज वेल. पहले जानते हैं कि वो कहाँ मेंशन है. सेक्शन 14 जो कि फ्री कंसेंट के बारे में बताता है, और फ्रॉम 15 to 19 जो बताते हैं कि अगर ये रहे तो कंसेंट फ्री नहीं होगी. व्हाट आर दोज फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू विशिएट द कॉन्ट्रैक्ट. वो हैं, पहली चीज कॉर्शन, सेक्शन 15, कॉर्शन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को विशिएट करने के लिए. दैट मीन्स ये एक एग्रीमेंट को वॉइडेबल बना देते हैं. और हमें क्या चाहिए है एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए, एग्रीमेंट का वैलिड होना. हम चाहते हैं कि एग्रीमेंट वैलिड हो, और जब तक ये रहेंगे वैलिड नहीं होगा, वॉइडेबल रहेगा. तो व्हाट वी नीड इज टू सीज दिस अनएनफोर्सेबिलिटी, टू सीज दिस विएबिलिटी जो बीच में आ रही है, इनको वॉइडेबल बना रही है. तो हम इस वॉइडेबिलिटी को रिमूव करके इसे वैलिड में लाना होगा. जितने भी ये 5 फैक्टर्स हैं जो पॉइंट्स है, ये रिमूव हो जाते हैं तो हमारा एग्रीमेंट वैलिड बन जाता है. अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ जो इन 5 एलिमेंट्स को याद करने में हेल्पफुल रहेगी. व्हाट इज दैट ट्रिक. वो जो ट्रिक है वो ये है कि इन 5 एलिमेंट्स के, टॉकिंग अबाउट द फ्री कंसेंट एलिमेंट, जो फ्री कंसेंट के दौरान दिए गए जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, कि अगर ये रहे तो फ्री कंसेंट नहीं रहेगी. ये रिमूव करके ही हम एक वैलिड एग्रीमेंट फॉर्म कर पाएंगे. क्या हो सकते हैं वो. कैन यू फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक. एक छोटी सी ट्रिक है, अगर ये याद हो जाती है तो वेल एंड गुड, आपको एग्जामिनेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आइदर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इन योर LLB और LLM एग्जाम. कैन यू फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक. What is it? Can stand for caution. You forgive me, you stand for undue influence. Forgive stand for fraud. My mistake, my stand for misrepresentation, and mistake stand for mistake itself. This is a very small trick. आप इसे याद कर सकते हैं, और इसे याद करने से आपको पता चल जाएगा फ्रॉम 15 to 19 ये सेक्शंस फॉलो करते हैं, और दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, these are the elements which are responsible to vitiate any contract, right? So this is about the free consent. तो हमने 2 पॉइंट पढ़े, 2 एलिमेंट हमने अब तक स्टडी किए हैं. दैट इज देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू फॉर्म ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड, देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी. जब तक फ्री कंसेंट नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट नहीं वैलिड हो पाएगा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड पॉइंट विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज. दैट मीन्स जब भी एक एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है, पार्टीज की कॉम्पिटेंसी बहुत जरूरी. अगर पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है, इफ दे आर नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, यू कैन नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी में. कॉम्पिटेंसी डील्स अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर द सेक्शन 11. सेक्शन 11 कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज के बारे में बात करता है. वो कॉम्पिटेंसी क्या हो सकती है. As per section 11 says that
the person, the parties, those who are entering into an agreement, they must be of sound mind. The first point is the person must be major. He shouldn't be a minor one. माइनर एग्रीमेंट जो होता है वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड होता है इंडियन लॉ में. एग्रीमेंट मेड बाय ए माइनर इज जीरो, नल एंड वॉइड. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड as per the what is required for the competency of parties? The first point is the party must be major, जो कि according to the Indian Majority Act 18 years above the 18 years of age अगर होती है तो major माना जाता है. So you need to be 18 more than 18 years of age to form an agreement. Second important point, sound mind. If you are sound mind, you are enough to understand the content, basic and nature of a contract, you are eligible, you are competent to form an agreement. Third point, the person, the party shouldn't be disqualified by law. लॉ के द्वारा वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इज इंसॉल्वेंट. इफ यू आर इंसॉल्वेंट, यू आर नॉट एलिजिबल टू मेक एन एग्रीमेंट. मूविंग बैक टू द माइनर वाला पॉइंट जो है उस पर आते हैं. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ए ब्रीफ क्वेश्चन frequently asked in examination about the minors agreement, whether the agreement made by a minor is a valid agreement or not, whether he could enter into a agreement or not. ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है. सो लेट मी टेल यू, माइनर का एग्रीमेंट जो होता है वो वॉइड माना जाएगा. कोई भी माइनर एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता है. दिस हैज बीन हेल्ड इन द केस ऑफ मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास. द प्रावी काउंसिल हैज हेल्ड दिस केस. ये भी याद रखने वाला पॉइंट है कि ये इस केस को किस कोर्ट ने हेल्ड किया था. जनरली ये क्वेश्चन भी आता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये केस किसने हेल्ड किया था. सो दिस केस वॉज हेल्ड बाय प्रिवी काउंसिल, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास केस. इन दिस केस what was held is minors agreement is null and void, is zero. It has no legal effect, no value, right? Now again, but there is an exception, that is exception in regard to the benefit. If minor is eligible to take in benefit from that agreement, he will not be debarred by that. उसे बेनिफिट उस एग्रीमेंट में, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जरूर मिलता है. ही इज बेनिफिशरी ऑफ दैट एग्रीमेंट. ये पॉइंट याद रखने वाला है. नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लॉफुल कंसिडरेशन. अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ a valid contract. लॉफुल कंसिडरेशन. टू फॉर्म एन एग्रीमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन तो होना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट को बनाए, जैसे मैंने पहले बताया, एक एग्रीमेंट जो कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से बना, और एग्रीमेंट जब कंसिडरेशन के साथ, सॉरी, जब एग्रीमेंट जो है वो एक प्रॉमिस और कंसिडरेशन से अटैच होके बनता है, और एग्रीमेंट जब एनफोर्सिबिलिटी आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है. अब उस मूवमेंट वहां पे रुक जाते हैं जहां पे बात हो रही है कंसिडरेशन की. सो इट सेज कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल. अगर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, इफ इट इज इलीगल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इफ इट इज नॉट डेफिनेट और अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो वो जो पर्पस है एग्रीमेंट का वो स्पॉइल हो जाता है. सो व्हाट वी नीड इज कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल. अगेन द क्वेश्चन कम जो हमने पहले बात की थी कि कंसिडरेशन होता क्या है. वी हैव अंडरस्टूड दैट कंसिडरेशन इज समथिंग इन इट रिटर्न. टेक एन एग्जाम्पल. अगर मैं एक किताब आपको बेचना चाहती हूँ, सपोज यू आर माई फ्रेंड, मेरे पास एक बुक है, मैंने वो पढ़ ली है, नाउ आई वॉन्ट टू सेल दैट बुक. You are interested in taking that book. I want to sell that book for the cost of 100 rupees. Now we both are agreeing upon a term. प्रॉमिस में हम दोनों इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि मैं जो 100 रुपये की बुक आपको दे रही हूँ, यू आर एग्रीइंग एंड यू आर एक्सेप्टिंग माई ऑफर ऑफ सेलिंग ए बुक, और आप मुझे 100 रुपये उसके एवज में दे देते हैं, किताब के एवज में मुझे दे देते हैं. और जो 100 रुपये आपने दिए, दैट इज अमाउंट टू ए कंसिडरेशन अमाउंट. वो जो अमाउंट होगी, जो 100 रुपये होंगे, वो एक कंसिडरेशन होगी उस प्रॉमिस के बदले में. और जैसे ही मुझे कंसिडरेशन मिल जाती है, मेरे पास ऑफरर हूँ मैं और सामने वाला एक्सेप्टर है, जैसे ही मुझे वो कंसिडरेशन अमाउंट मिल जाती है, एक एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है.
So the consideration could be in any form, either in the form of price or in the form of act or absistence of the parties. करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट जो इसी में आता है, अक्सर ये भी हमने देखा है अपने कोर्स के दौरान कि कंसिडरेशन कितने टाइप के हो सकते हैं. कंसिडरेशन कुड बी कंसिडरेशन आर ऑफ 3 टाइप्स in our Indian law, that is past consideration, present consideration and future consideration. अब ये समझते हैं कि past, present and future consideration होता क्या है. I am providing you a very simple example relating to these 3 points. वो क्या क्या हो सकते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि past consideration क्या होता है. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पास्ट कंसिडरेशन कि पास्ट में कोई कंसिडरेशन हुई है और अब जो है उस कंसिडरेशन का जो सर्विस होती है वो मैं अब अवेल कर रही हूँ. द एग्जाम्पल इज प्रीपेड रिचार्ज. आई गो टू द शॉप. मैं एक शॉप पे जाती हूँ, रिचार्ज शॉप पे जाती हूँ. वहाँ जाके मैं अपना फ़ोन रिचार्ज करवाती हूँ. आई मेक द पेमेंट ऑफ 300 रुपीज़. इसके 300 रुपीज़ में जो देती हूँ इस अवधि में कि मुझे 3 मंथ का रिचार्ज मिल जाता है, मुझे वो सर्विस 3 मंथ की मिल जाती है. सो आई पे द कंसिडरेशन अमाउंट टू द रिटेलर शॉप. 300 मैंने उस मोमेंट पे अपनी कंसिडरेशन दे दी है. ऑफर था मेरे पास 300 का और मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया और उसके एवज में मैंने अपनी कंसिडरेशन अमाउंट 300 रिटेलर शॉप को दे दी. मैंने क्या किया है, मैंने अपनी कंसिडरेशन पास्ट में अवेल कर ली है, कंसिडरेशन दे दिया है. नाउ जो मेरी रिचार्ज करने के बाद जो मुझे सर्विस मिली है 3 महीने की, वो मैं बाद में कर रही हूँ. लेटर ऑन आई एम एंजॉइंग दैट सर्विस. लेटर ऑन पास्ट में मैंने दे दी, आज मैंने दे दी है उसकी कंसिडरेशन, मैं आने वाले 3 महीनों में उसे सर्विस को अवेल करूंगी. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन 300 की मैंने आज दी है. So this is known as past consideration, prepaid recharge. Coming to the next point, present consideration. प्रेजेंट में क्या होता है कि हम ऑन स्पॉट इमीडिएट कोई भी डील करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, ऑन स्पॉट कंसिडरेशन हो जाता है. दिस इज प्रेजेंट कंसिडरेशन जो प्रेजेंट में होता है, दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन. ये बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हो. फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होता है. फ्यूचर का उसी तरह से हम इसका रिवर्स एग्जाम्पल लेते हैं पास्ट वाले का, जो कि पास्ट में कंसिडरेशन थी, यहाँ पे हम देंगे फ्यूचर में कंसिडरेशन. अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट पेड बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल. आज के टाइम में राइट नाउ हम क्या करते हैं, 3 मंथ का सपोज करो मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, लेकिन क्या मैं बिल आज ही पे कर देती हूँ बिना सर्विस को कंज्यूम किए, बिना इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किए. मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हूँ, उसके बाद ही मैं उसका बिल पे करती हूँ. तो जो मैं कंसिडरेशन, जो बिल मैं देने वाली थी, जो मुझे मेरा जो बिल आया वो कंसिडरेशन अमाउंट मैं दूंगी आने वाले टाइम में, इन फ्यूचर मैं उसका कंसिडरेशन करूंगी. दिस इज नोन एज फ्यूचर कंसिडरेशन. द सर्विस आई हैव अवेल्ड राइट नाउ, बट आई विल कंसिडर्ड दैट सर्विस इन फ्यूचर. सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन past, present and future consideration. Simple example, for past consideration prepaid recharge and for future consideration postpaid or electricity bill recharge. Right, got the point. So let's move to the next point of essential element of a valid contract, that is lawful object. एक कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए हमें जो चाहिए वो चाहिए ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना. अगर ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, उसका ऑब्जेक्ट ही अननेचुरल है, समझ में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो ही नहीं पाएगा. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट शुड बी lawful one. If the section if we talk about the section of Indian Contract Act, लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में जो सेक्शन बात करता है वो है सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहाँ पे मेंशन किया गया है कि किन किन केसेस में जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं माना जाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल, एनी फॉरबिडन, एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. दीज आर द एग्जाम्पल where you can go through the section of 23. Moving ahead,
the next point, or we can say it is the last point of essential element, that is an agreement void by law. What it means? It simply means void agreement नहीं होना चाहिए. void agreement होता क्या है? Again this is a question कि void agreement तो हमने पता कर लिया. Every promise and set of promise forming part of consideration is an agreement. लेकिन void agreement कौन सा हुआ? void agreement वो हुआ जहाँ पे उस agreement की legal effect ही नहीं है. The agreement doesn't have any kind of legal effect that amounts to a void agreement. There is a small difference between void agreement and illegal agreement. हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. जो इलीगल है वही void है, जो कानून की नज़र में सही नहीं है, लॉफुल नहीं है, वही void है, वही जीरो नल एंड void है, और वही क्या है? इलीगल भी है. There is a small difference, differentiating line between both. Void, as we have understood, कि there is no legal effect in void agreement, but in case of illegal agreement, an agreement which is prohibited by law, कानून की नज़र में उस चीज़ को वैध माना ही नहीं गया है, वो इलीगल हो जाता है. Understood the difference between the both? So this is all about the facts which are related to the essential element of valid contract. These are the 6 factors which are responsible to make an agreement a valid contract. Again, we revise all these 6 content. The first one, the first essential element, that is agreement. Second essential element, that is free consent. Free consent होना जरूरी है एग्रीमेंट को वैलिड बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए. थर्ड पॉइंट, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड void agreement नहीं होना चाहिए. मीन्स agreement shouldn't be expressly declared void by law. Understood? These are the 6 points. Now moving further, हमने ये तो एज पर सेक्शन 10 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत हमने जाने कि क्या क्या इसेंशियलिटीज हो सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट की. इनके बिना हम जब तक हम लोग इस टॉपिक को नहीं समझ सकते, तब तक हम आगे के फर्दर कॉन्ट्रैक्ट को भी नहीं समझ पाएंगे. जो अदर हमारे पास 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट. जब तक हम जनरल ही नहीं समझ सकेंगे, हम स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी नहीं अंडरस्टूड कर पाएंगे. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, दैट इज इसेंशियल एलिमेंट. ये जानना जरूरी है कि क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए चाहिए है, क्या क्या इसेंशियलिटी उसकी हो सकती है, व्हाट आर द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ये हमने एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जाना. नाउ फर्दर आई वुड लाइक टू डिस्कस फ्यू अदर पॉइंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दिए गए हैं. सो लेट्स डिस्कस दोज एज वेल. द फर्स्ट पॉइंट इज, अपार्ट फ्रॉम दीज 6 कंटेंट ऑफ सेक्शन 10, दैट इज सर्टेनिटी. एग्रीमेंट जब फॉर्म होते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं एग्रीमेंट की, दे मस्ट बी सर्टेन. अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए. द एग्रीमेंट, जो टर्म्स होती है कॉन्ट्रैक्ट की, दे शुडेंट बी ऑफ वेग काइंड. वेग नहीं होनी चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होनी चाहिए, जो मैं ना समझ पाऊँ. ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसके पर्पस को ही मैं समझ ना पाऊँ. सो सर्टेनिटी शुड बी देयर टू फॉर्म ए वैलिड एग्रीमेंट. गॉट द पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज performance should be possible. If I am entering into an agreement, the nature of the agreement is like that I can perform it very well, adequately. जब मैं कोई एग्रीमेंट परफॉर्म करूंगी, उसकी पॉसिबिलिटी होना जरूरी है. इफ द एग्रीमेंट इज ऑफ सच काइंड कि उसे परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 56 of Indian Contract Act, which talks about frustration of contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पस है वही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो हाउ कुड यू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नहीं हो सकता ना. तो कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक कंटेंट हैं, जो पर्पस है, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिसे रियल लाइफ में हम अपना सकते हैं, कर सकते. पॉसिबिलिटी शुड बी देयर टू परफॉर्म दैट एग्रीमेंट. सो परफॉर्मेंस इज शुड लाइक दैट कि उसे इजीली परफॉर्म किया जा सके, प्रैक्टिकल हो, डेफिनेट हो. अंडरस्टूड? सो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी देयर.
मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जो कि इसमें नहीं दिया गया, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड significant point. It plays a very important role in Indian contract law or to make a contract a valid an agreement to a valid contract. वो क्या पॉइंट है जो इन सब में अब तक नहीं बताया मैंने? दैट इज इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. मीन्स जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट करते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है. अगर लीगल इंटेंशन, हमारी जो इंटेंशन है वही एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की है ही नहीं, वी आर जस्ट फॉर्मेलिटिंग टू एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वो एक वॉइड एग्रीमेंट ही होगा, उसको हम वैलिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मस्ट बी देयर टू फॉर्म ए वैलिड एग्रीमेंट. दिस इज अगेन एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में नहीं दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दिया गया है. सो अब बात करते हैं कि इसमें एक एग्जाम्पल है, केस लॉ है, उस केस लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऐसा कौन सा केस है जो डील करता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. दिस इज नॉट अ इंडियन केस, ये वेस्टर्न केस है, इंग्लिश लॉ से लिया गया है. द नेम ऑफ केस इज बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ जो कि अक्सर आपके LLB एग्जाम में आता रहेगा और आता भी है. आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है व्हाट इट टॉक्स अबाउट. बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर जो केस है, व्हाट वाज हैपेंड इन दैट डे, इन दैट केस इज a husband promise his wife to maintain every month by living in abroad. हस्बैंड क्या करता है इस केस में कि प्रॉमिस करता है अपनी बीवी को कि मैं विदेश में रहने के दौरान आपको हर मंथ मेंटेनेंस देता रहूंगा. बट व्हाट हैपन इज, इस केस में हस्बैंड ने जो मेंटेनेंस है वो प्रोवाइड नहीं की अपनी वाइफ को. व्हाट हैज हैपन, वाइफ ने इन एक्सचेंज ऑफ दैट, वाइफ ने क्या किया, केस फाइल कर दिया. केस फाइल किया, शू कर दिया केस, और उसमें क्या रिजल्ट आता है, व्हाट द कोर्ट हैज डिसाइडेड इज, कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट in Balfour versus Balfour case कि there is no intention to create legal relationship between the parties, means they are not intent to create a legal contract. So how could you sue for recovery of the maintenance? Simultaneously, साथ ही साथ कोर्ट ने इसमें क्या डिसाइड किया, द कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट सोशल एंड फैमिली एग्रीमेंट्स लीगल इंटेंशन. Social and family agreement never requires a legal intention. Therefore, the court decided against the wife of that husband. और इस बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस में ये सामने आ गया कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज नॉट रिक्वायर्ड इन सोशल एग्रीमेंट. अंडरस्टूड द फैक्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट इंडियन लॉ. इंडियन लॉ इस बारे में क्या कहता है? Indian law, there is no provision in Indian contract law which talks about the availability or requirement of intention in a legal relationship. हमारे इंडियन लॉ में कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि अगर इंटेंशन नहीं होगी तो वो एग्रीमेंट वॉइड बन जाएगा. दिस इज सो इन ओनली इन इंग्लिश लॉ. इंग्लैंड के लॉ में ही ऐसा कहा गया है कि लीगल इंटेंशन जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है. Exception is there, social and family agreements never count as a legal intention. So we understood the fact of intention to create legal relationship. So this is the one of the important point which has to be noted while dealing with the essential element of a valid contract, right? So this is all about for today about the topic. So I am done for today's topic. So therefore I hope you have understood the topic. इन लास्ट मैं अंत में यही कहना चाहूँगी रिगार्डिंग, एक छोटा सा मैसेज है रिगार्डिंग कोविड-19 कि कोविड-19 से आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए. थैंक यू सो मच.